नमस्कार। देखिए दोस्तों, अब जो जो लेक्चर चलने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप फिर बढ़िया एडवोकेट नहीं बन सकते कभी। आप पे सारा काम आता है, सारी लॉ की पूरा ज्ञान है आपको, लेकिन आपको ये नहीं आता, इस सेक्शन का नहीं पता आपको। तो ये टॉपिक में जो सेक्शंस आने वाले हैं, 100 सेक्शन 140 140 से लेके 167 तक सेक्शंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो टॉपिक का नाम है हमारे का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये मैंने लिखा है प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, लेकिन मैं टॉपिक का नाम देता हूं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन से नहीं, कौन सी परिस्थितियों में जज आपको इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भाई आप नहीं, ये तो आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी की चीजें आपको जो है यही सिखाएगा। क्या क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, कौन सा विटनेस लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर का क्या डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन पावर कैसे कंट्रोल करने की होती है। ये सारी की सारी बातें ये सेक्शन बताएंगे। बहुत तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत हल्के पढ़ाऊंगा इस लेक्चर को। इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं सीखते, कुछ नहीं सीख सकते आप, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ, क्या एविडेंस होनी चाहिए सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉ के अंदर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता है। अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो आप कभी भी कुछ भी नहीं समझ सकते। तो आज हम जो आपसे इस विषय में बात करेंगे कि हमें कौन से क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्वेश्चन सेक्शन 140। सेक्शन 140 हमें बताता है कि विटनेसेस को कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा तथा उनके एग्जामिनेशन का क्या ऑर्डर होगा। 140 है, शुरुआत है ये इसकी। उसने कुछ बताया है लेजिस्लेचर ने, उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। वो तो लैंग्वेज है, किताब में लिखी हुई, आप भी पढ़ लो, मैं ही पढ़ लूंगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपके दिमाग में बढ़ जाए कि ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। ये सेक्शन अपने आप में कोई ये नहीं बताता है कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस क्या होगा। ये सिर्फ इतना कहता है कि यदि मामला दीवानी मुकदमे का है तो जिस पार्टी ने अपना मुकदमा डाला है वो तय करेगी कि विटनेस को कैसे लाया जाए। दूसरा, दो ही प्रकार के मुकदमे हैं ना हमारे पास में। वैसे तो कई प्रकार के मुकदमे हैं, लेकिन हम जो अधिकतर डील करते हैं इस किताब में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, सिविल और क्रिमिनल। टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्सेशन अलग फील्ड है, टैक्सेशन एक अलग फील्ड है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं केवल और केवल इसकी कर रहा हूं, सिविल और क्रिमिनल की, क्योंकि टैक्सेशन अलग फील्ड है लेकिन प्रोसीजर वही है टैक्सेशन का भी। इंडियन एविडेंस एक्ट तो हर जगह अपना काम करता है। तो अगर सिविल मुकदमा है, दीवानी का मुकदमा, तो जो कंप्लेनेंट है, जो प्लेंटिफ है, वादी है, वो अपने केस को अपने हिसाब से बताएगा। लेकिन एक बात याद रखें, कंट्रोल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा। वो डिसाइड करेगा कि कौन सी एविडेंस आप दे रहे हैं वो कहीं कुछ वैल्यू की भी है या इररिलेवेंट कहानी नहीं है। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, बात करनी है, सारगर्भित करनी है, नंबर 1 की करनी है, हैंकी पैंकी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात, सिविल केस यदि है तो जो कंप्लेनेंट साइड है वो अपने
वाद में क्या पेश करेगी वो बताएगी जज साहब। इशू बना दिए जाएंगे, इशू दोनों से मिलकर बनाए जाएंगे, डिफेंस वालों को भी सुना जाएगा, मतलब जो प्रतिवादी है और शिकायतकर्ता भी सिविल मामले में। उसके बाद इशू फ्रेम कर दिए जाएंगे कि भाई क्या क्या मामला हमें डिसाइड करना है इस केस में। जब ये निपट जाएगा मामला गुरुजी तुम्हारा, अब आ जाओ क्रिमिनल की बात करते हैं। क्रिमिनल में मुकदमा चलाती है, मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है। पुलिस चार्जशीट बना के, चार्जशीट में एक लिस्ट ऑफ विटनेस बना के उसमें गवाहों के नाम लिख देती है। नंबर 1 शिकायतकर्ता, नंबर 2 एक आंख देखा कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह, नंबर 2 जिसने एफआईआर लिखी वो, जो डॉक्टर एग्जामिन हुए वो, या एफएसएल एक्सपर्ट रिपोर्ट, जो माल मुकदमा कहीं से मौके से उठाई गई है चीजें, बरामद की चाकू मीमो वो, ये सारी सारी लिस्ट ऑफ विटनेस होती है। तो वो जज साहब के सामने धर दी जाती है। जज साहब उसमें जो है सबसे पहले शिकायतकर्ता को बुलाते हैं, बाद में धीरे धीरे करके सारे विटनेस बुलाए जाते हैं। यह है प्रस्तुतिकरण, कैसे आप एविडेंस को पेश करेंगे, यह सेक्शन ये बताता है। तो सिविल केस में वादी अपना करेगा और क्रिमिनल केस में शिकायतकर्ता मान लो, या पुलिस का जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो केस को प्रस्तुत करेंगे अपने को। तो यहां हमने आपको क्लियर कर दिया सिविल केस में कौन करेगा, क्रिमिनल केस का होगा। तो यही साक्ष्यों का पेशकरण है, उसका मेथड क्या होगा, इसकी कोई स्पेशल विधि नहीं है। अब जो लॉ में डेफिनेशन दी गई है आपको उससे बात करते हैं। सेक्शन 140 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, द ऑर्डर इन विच द विटनेस आर प्रोड्यूस, द ऑर्डर इन विच द विटनेस आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली, इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ by the direction of the court। देखिए the entire system is controlled by the judicial officer and judicial officer can use his discretion power regarding calling of witnesses and he can control the quality of evidence। जरा हिंदी में एक बार आपको और तवज्जो अता करते हैं। सेक्शन 140 साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा। साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंडिक प्रक्रिया में से तत्समय संबंधित विधि या पद्धति द्वारा या ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक पर विनियमित करेगा। देखिए क्या कहते हैं, 2 पार्ट्स में बांटा इन्होंने, या तो मामला दीवानी होगा या आपराधिक होगा। दीवानी के मामले अर्थात सिविल मामले, उसके अंदर जो सामान्य पद्धति दी गई है साक्ष्य पेश करने की कोर्ट में, वो पद्धति, यदि ऐसी पद्धति का किसी का अभाव है, पत्ती का अभाव है, तो न्यायालय अपने विवेक से। तो अब जहां पर आपने 140 यहां पढ़ लिया, 140 पढ़ने के साथ साथ आपको जिन्हें जनाब वाली श्रीमान जी केवल यहीं से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ व्यवस्था सीआरपीसी में, सॉरी पुराने एक्ट याद आ जाते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व भारतीय सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी बोलते हैं जिसको, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड
सिविल के लिए इंडर सिविल प्रोसीजर में जो विधियां दी गई हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और इसमें जो विधियां जो भारतीय सुरक्षा से नागरिक सुरक्षा संहिता एक्टों के नाम बदलने से क्या है, हमें जो पुराने एक्ट हैं उनके सारे नाम वैसे याद है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन अब नया नाम धरने से हमारे जहन में आने से कई बार प्रॉब्लम होती है। तो अब श्रीमान जी इन्होंने जो है साक्ष्यों का पेशकरण का ये विधि बताई है कि सिविल या क्रिमिनल इन विधियों में जो नियम बताए गए वो, या न्यायालय अपने विवेक से यदि ऐसा कोई अभाव है, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक से कंट्रोल करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि लॉ विल प्रोड्यूस इन द कोर्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट और एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है, अब इन्होंने इस किताब का नाम लिखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका पहला नाम था जनाब अली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और दीवानी वाली का था सिविल प्रोसीजर कोड। मैं आपको एक वो बता रहा हूं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है इसमें। अब इसमें जो एक्ट में जो सेक्शन 140 है उसमें क्या लिखता है, प्रैक्टिस फॉर द टाइमिंग रिलेटिंग टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर, जबकि पहली वाली किताब का नाम ही था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो आदमी इजी समझ लेता। अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह इन्हें यहां पे लिखना चाहिए दंड प्रक्रिया हटा के इस वर्ड को, जब तुमने इस प्रक्रिया वर्ड को हटा ही दिया यहां से, तो इस सेक्शन में लिखना चाहिए भारतीय नागरिक सुरक्षा में दी हुई विधियां, तब तो बात बनती। लेकिन देखिए ये कमियां हैं, जो एक्ट में कमी रह जाती है ना, ये वही है जो 1872 में लिखा गया था, वही भाषा अभी आज भी लिखी हुई है इसमें, और कहते हैं नया कानून आ गया। तो ये डिफेक्ट्स हैं, कुछ कभी छोड़ देते हैं ये लोग। एक्चुअली क्या है, लॉ तो वही जो 1872 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बना गई थी वही है, लैंग्वेज लाइन सब वही है, एक आध थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, लेकिन इनकी सेक्शंस बदल दिए। जब अब पढ़ने में सारी दिक्कत हो रही है, आगे चलते हैं, बहुत नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा, सेक्शन क्लियर नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इन लेक्चर्स में टाइम लगेगा, टाइम दिया भी जाएगा। इनका उद्देश्य है कि आपको नए बच्चों को, देखिए पुलिस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है ये, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शंस। तो ये सेक्शंस ने आपको बताया कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो विधि दी गई है न्याय पेश विटनेस पेश करने की, उस विधि से या न्यायालय जैसा उचित समझे उस विधि से न्यायालय के अंदर एविडेंस पेश की जाएगी। दैट्स ऑल इस सेक्शन तक के लिए। अगला सेक्शन, अब सेक्शन 141 आता है, जस्ट टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब इन्होंने क्या किया, इस सेक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जो 140 के अंदर जो छोटी सी बात दी थी जज कंट्रोल करेगा, अब वो जज कंट्रोल करने का तरीका बता दिया इन्होंने इसमें। मैं इसमें थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सेक्शन क्या कहना चाहेगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो सरल है और जो एक्ट की भाषा है वो टफ है, उसकी हिंदी भी टफ है, उसकी अंग्रेजी भी टफ है। तो जरा सा मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्रहता के बारे में निश्चित करेगा। हम कहना ये है कि जैसी कोई एविडेंस लाई जाएगी तो कोर्ट को किस क्रम में पेश की जाए, उस क्रम को न्यायालय का न्यायाधीश कंट्रोल करेंगे। अर्थात ये सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर
न्यायालय की होगी। सपोज का आप लो मामला दीवानी का है, तो दीवानी का मामला तो नेचुरल सी आप अपनी एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ विटनेस देंगे जैसा आपको, जैसा आप से कहेंगे जी मेरा ये विटनेस है नंबर 1, शिकायत करता है, मान लो आप यू आर ए वादी, वाद करने वाले, तो आप कह रहे हैं सर ये वाला मेरा विटनेस ये है, ये वाला विटनेस मेरा ये है, ये वाला विटनेस मेरा ये वाले, तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि भाई आप ही बताइए कि ये विटनेस क्या कहेगा, ये विटनेस क्या कहेगा, ये विटनेस क्या कहेगा, ये विटनेस क्या कहेगा। जो बताता है तो जज साहब कहेंगे भाई ये विटनेस, जब ये 2 विटनेस ये बता ही रहे हैं तो तीसरे चौथे विटनेस को क्यों कर रहे हो तुम? भाई किसी बात को कहलवाने के लिए, सिद्ध करने के लिए 2 ही विटनेस काफी है, तीसरा विटनेस क्यों? इसकी रेलेवेंसी बताइए। क्योंकि जज साहब को विटनेस तोलनी होती है, अर्थात उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है, क्वांटिटी नहीं। एविडेंस क्या है? कोर्ट हैज टू टेस्टिफाई और कंसिडर द जेन्युइननेस और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द एविडेंस और विटनेस, ना कि उसका वजन कि क्या हजार विटनेस आपने पेश कर दिए एक ही फैक्ट पर। नहीं, एक विटनेस भी काफी होता है यदि वो विश्वसनीय है, सच्चा है, झूठा नहीं है। तो अब ये सेक्शन यही कहना चाहता है जो मैंने आपको सरल हिंदू में बताई कि जज आपके से पूछ सकता है कि भाई तू अपना एविडेंस का मेथड बता दे। अब जरा मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं। एक नियम, कुछ थोड़े से नियम बता दूं, समझ लो। जब एक गवाह की गवाही कोर्ट में चलेगी, कमरा चाहे वो जज साहब का जिसमें जज साहब बैठे हैं, वो चाहे 10 मीटर का है या 100 मीटर का है या 5 मीटर, उसकी मतलब गहराई बता रहा हूं। मान लो 5 मीटर बाई 5 मीटर का, 10 मीटर बाई 10 मीटर के जज साहब की कमरे की लंबाई चौड़ाई है, तो कमरे के अंदर विटनेस दूसरा नहीं हो सकता। अभी सिविल की बात कर रहा हूं मैं आपको। सिविल केस में यदि गवाही चल रही है, एक गवाह की गवाही चल रही है, तो एक ही गवाह कोर्ट में अंदर रहेगा, उसी फैक्ट्स का दूसरा गवाह बाहर रहेगा, दरवाजे के बाहर रहेगा, जहां तक पहले गवाह क्या बोल रहा है उसको आवाज ना जाए। पहला नियम, ये नियम बताने आपको जरूरी है। और आप अगर विटनेस है तो उसे भिजवाना भी चाहिए आपको बाहर, अगर वकील है आप। कारण क्या है? अगर एक विटनेस सारी बात सुन लेगा, आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए तो उसे पता लग जाएगा, उसे पता लग जाएगा, फिर आपके फायदे का क्या रहेगा? वो भी उत्तर वही देगा, वो भी उत्तर देगा, तो पता लगेगा दोनों विटनेस सच्चे हैं। अब कोई विटनेस सच्चा है झूठा है तो कैसे पता लगता है, ये मैं बताऊंगा बाद में भी आपको। तो उस विटनेस को बाहर निकलवाओ तुरंत, जो जनाब इसे बाहर करो, ये अंदर नहीं रह सकता, इसे अंदर रहने का क्या मतलब है? नहीं, ये विटनेस बाहर जाएगा तब आपकी गवाही चालू होगी, चाहे शिकायत करता वादी हो या कोई प्रतिवादी हो। यही नियम क्रिमिनल में लागू होगा। वो विटनेस अंदर नहीं रहेगा जनाब। यार मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह भी जिक्र करती है कि जब विटनेस बूढ़ा है, बीमार है और न्यायालय के साथ सामने नहीं लाया जा सकता, तो कमीशन भेजकर भी उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है।
और वहां मजिस्ट्रेट का जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है जो मजिस्ट्रेट वाली शक्तियों को डील करता है। सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के दौरान में एक कमीशन के द्वारा भी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है यदि विटनेस की स्थिति है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, या अगर लाया जाएगा तो देर से लाया जाएगा या उसका ज्यादा खर्चा आएगा, तो ऐसे में कमीशन की भी नियुक्ति की जा सकती है। अगला बात सुनिए, जब गवाही कराई जाएगी किसी भी गवाह को तो इंडियन ओथ एक्ट के तहत उसे कसम दिलाई जाएगी। कैसे कसम दिलाई जाएगी? जज साहब कहेंगे कि बोलेंगे, मैं, बोलिए आप, वो जज साहब जो जज साहब बोलेंगे वही रिपीट करना है गवाह को। मैं, जज साहब कहेंगे बोलिए आप, तो अब आप वो जज साहब ये बोल रहे हैं, अब उसको सुनिए, आप कैसे बोलेंगे? मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसी कहलाता है ओथ फंक्शन। जिस समय तक आप न्यायालय के समक्ष खड़े हैं, पहले ये काम गीता पे और रामायण पे हाथ रख के कराया जाता था, या कुरान पर हाथ रख के, या बाइबल जैसी भी जिसका जो धर्म होता था। लेकिन न्यायालय में आके लोग झूठ बोलने लगे और धर्म की तौहीन होने लगी कि धर्म की किताबों की, तो कोर्ट ने इन किताबों को वहां से बाहर कर दिया। बाहर का रास्ता मतलब दिखाने से मतलब ये नहीं उन्हें इज्जत खत्म कर दी, इज्जत तो है पूरी ही पूरी, लेकिन विटनेस झूठ बोलते थे, तो उस झूठ के देखते हुए कि इन किताबों की गरिमा ना खराब हो जाए, इन किताबों को की जगह मौखिक रूप से एविडेंस की परिपाटी चली। तो अब सिर्फ ये कहलवाया जाता कि मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा धर्म से सच कहूंगा, और ये कसम तुम्हारी तब तक लागू होती है जब तक न्यायालय में आप खड़े हो और आपकी गवाही चल रही है। अर्थात नियम यह है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट टेल ए लाई। इफ यू विल टेल लाई यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर false गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो ये शपथ दिलाई जाएगी आपको। आपसे कोई ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिससे आप मुकदमे में फंस जाओ, लेकिन उसमें आपको प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन आप फंसने वाला भी यदि है तो भी आपको जवाब देना बाध्यता है। आप यदि अपनी स्मृति ताजा करना चाहते हैं उसका भी मौका दिया जा सकता है कोर्ट के अंदर। अब और आगे आगे धीरे धीरे आपको सीधा बता दूंगा। ये मैंने 4-5 बातें बीच में आपको बताना उचित समझा, इसलिए बताइए। और मैं सेक्शन 141 को पूरा करता हूं। इस 41 को ही पूरा कर रहा हूं मैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरा सेक्शन पूरा कर रहा हूं, नहीं, ये मैं आपको 141 ही बता रहा हूं अभी तक भी। ये मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या नियम हो सकते हैं कोर्ट के अंदर। जरा समय से एक्ट को पढ़ता हूं आपको। है जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। The judge will decide how the evidence is admissible in the court. Para number 1 or subsection 1 of 141. When either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner of alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. As I have stated you and disclosed before you or stated before you that the firstly judge will decide how your question or evidence, your witness is relevant for fact in issue. The court will decide and will ask
what is the relevancy of the witness. After his satisfaction, then he will allow to call the witness and the witness will be summoned. न्यायालय आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आप जो गवाही देने चाह रहे हैं वो फैक्ट एंड इशू किससे कैसे रिलेवेंट है। जब आप उन्हें सेटिस्फाई कर देंगे तो न्यायालय आपको बात मानकर गवाहों को बुलाना प्रारंभ कर देगा। तो अर्थात कंट्रोल किसका, जुडिशियल ऑफिसर का, आफ्टर कंसिडरिंग द रिलेवेंसी ऑफ विटनेसेस। आगे चलते हैं। If the fact proposed to be proved in one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such facts and the court is satisfied that such undertaking। इसका सीधा सा हिंदी में समझो, बहुत टाइम लग जाएगा इसे अगर हिंदी इसको ट्रांसलेट करूंगा तो। यदि आप कहते हैं कि मेरे पे असल दस्तावेज नहीं है तो कोर्ट आपसे ये पूछ चुकेगी कि असल कहां गया। आप कहोगे खो गया, तो कोर्ट ये कहेगी कि पहले भाई इस बात का सबूत पेश करके वो खो गया। जब तक तू खोने की बात सिद्ध नहीं करेगा तब तक हम कैसे माने कि डॉक्यूमेंट खो गया। या तू पेश कर या तू ये बता कि दूसरे के पास है। तो तेरी एविडेंस तब तो ये होगी कि वो खो गया। अब दूसरा उदाहरण, क्रिमिनल केस का उदाहरण देता हूं। एक आदमी अपना बयान देने के बाद मर गया। एक आदमी अपना बयान, एक आदमी की हत्या की जाती है। जैसे हत्या की जाती है तो जब वो घायल होता है तो अपना बयान दे देता है, लेकिन वो मर जाता है बाद में। कोर्ट में जब एविडेंस लाया जाता है तो कोर्ट सरकारी वकील से पूछ सकती है कि भाई ये बताओ, उसका बयान तो बाद की चीज है, पहले ये बताओ वो मर गया क्या। जो व्यक्ति मरा है क्या वो ही था। तो पहले ऐसी एविडेंस ली जा सकती है जिसका सिद्ध करना पहले जरूरी है। तो ऐसे में क्या है, अगर क्रिमिनल केसेस है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुद्ध करा दी जाएगी, उसके बाद में वो विटनेस जिन्होंने गवाही सुनी थी, मरने वाले का बयान सुना था, उसे बुलाया जा सकता है। दिस द सिंपल वे। सिविल केस में आदमी को कोई बात कहलवानी है लेकिन वो मामला दूसरे के पास है, असल दस्तावेज, तो या तो कोर्ट उसे नोटिस दो, तो पहले नोटिस प्रूव करो कि भाई आपके पास दस्तावेज है, आप कोर्ट में पेश करो। अगर नहीं है, आपके पास था, वो खो गया है, तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस का प्रोविजन प्रयोग करो, दूसरी पार्टी को नोटिस दो, कारण बताओ। तो ऐसी चीजों को कोर्ट कंट्रोल कर सकता है कि आप किस विटनेस को पेश करेंगे पहले। अगला, if the relevancy of one alleged fact depend upon other alleged facts being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved. The required evidence, यही बात है, वही है, the required evidence to be given of the second facts before the evidence is given. यदि यह अभिकथित तथ्य को सुसंगत अन्य अभिकथित तथ्य से प्रथम यार कितनी हिंदी भारी है, क्योंकि तो हिंदी भी। यदि एक अभिकथित तथ्य को की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य को साबित करने से पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने से पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। कोई नहीं, वही बात है जो मैंने आपको क्लियर करी है, जो मैंने क्लियर करी है वही इसका कहने का बात है कि कोर्ट कंट्रोल करेगी कि क्या रेलेवेंसी है क्या नहीं है, यह आपको बताना होगा। और क्रिमिनल देखिए,
इस सेक्शन को मैं ज्यादा सिविल में इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्रिमिनल में तो क्या है, पुलिस की चार्जशीट बन के आती है, सबसे पहले शिकायतकर्ता को बुला लेते हैं। शिकायतकर्ता को बुलाने के बाद में पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को बुला लिया जाता है और जो एविडेंस वगैरह होती है सारी एविडेंस करा के रख दी जाती है। यदि गवाह पक्षकार गवाह जो है गवाही सपोर्ट कर जाता है प्रोसिक्यूशन केस को, तो आगे की गवाही कराई जाती है, वरना जो गवाह इररिलेवेंट हो जाते हैं उनको कर दिया जाता है गिव अप। वो बाद में, लेकिन आज हमने 2 सेक्शन ये क्लियर करे और तीसरा सेक्शन हम आपको बाद में क्लियर करेंगे। सेक्शन 140 हमने क्लियर करा आपको कि किस तरीके से गवाह आएंगे कोर्ट में और किस तरीके से न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा वो कंट्रोल किए जाएंगे। ये आपको पता होनी चाहिए। एक वकील है तो जज साहब की क्या पावर्स है, ये जज की पावर्स अगर आपको नहीं पता होंगी, कहां जज साहब गलती कर रहे हैं या कहां ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं डिफेंस के द्वारा, तो ये तभी कर सकेंगे जब आपने ये सेक्शन पढ़े होंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 मिनट की जगह 31 मिनट हो गए, हम 30 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं बनाते। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।